हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम स्टार्ट करते हैं संविधान के बारे में जानेंगे, जिसमें हम आज संविधान का विकास और उस समय ब्रिटिश के द्वारा लागू किए गए कुछ अधिनियम जिससे हमारे संविधान का विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, कवर करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो है भारतीय संविधान का विकास, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ लाए गए अधिनियम हैं जो कि हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, एंड जो बाकी बची है उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सेकेंड है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट। इन सबको आज हम कवर करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के विकास के बारे में, कि हमारा भारतीय जो संविधान है उसकी नींव कैसे पड़ी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में। ये हमारी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसमें जो अंग्रेज है वो जीत गए थे। फिर उसके बाद दोबारा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें इसी के जो नवाब, बंगाल में जो नवाब बने थे मीर कासिम, उस समय मीर कासिम थे 1764 ईस्वी के टाइम में, उनके साथ भी दोबारा युद्ध लड़ा गया था जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो अंग्रेज है उन्होंने ना बंगाल पर ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का सिकंजा कसने का सोचा। तो फिर इससे क्या हुआ, इसे शासन करने लगे वो बंगाल पर। और फिर उसके बाद उन्होंने समय समय पर कई एक्ट्स भी चलाए जिससे कि वो शासन कर सके अच्छे से। तो इस कारण क्या हुआ कि जो हमारा भारत का संविधान है उसके लिए ये एक तरह से नींव रखी गई। एक्ट्स के द्वारा ही संविधान तैयार हो गया, संविधान में थोड़ी मदद मिली। फिर उसके बाद आए जो ब्रिटिश के द्वारा लाए गए कुछ अधिनियम है जो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके अंदर कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए यह ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था। मतलब ये पहला ऐसा एक्ट था जिससे जो कंपनी है वो नियमित और नियंत्रित नियंत्रित रूप से काम करने लग गई थी बंगाल में। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। मतलब कंपनी के जो प्रशासन के काम थे और राजनीतिक कार्य थे वो दोनों को भी कंपनी अब कर सकती थी। इसके लिए भी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इनको मान्यता मिल गई थी कंपनी को, और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसी एक्ट के थ्रू केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम आज अभी हम डिस्कस करते हैं, जिसमें है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, और मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को उनके अधीन कर दिया गया। पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इस समय क्या था कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, और जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे उनको भी इनके अधीन कर लिया गया। मतलब उनका हेड जो था ना वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। और सबसे पहले गवर्नर जनरल जो बने थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इस तहत के बाद, इस एक्ट के बाद बने थे। एक ऐसी सरकार बनाई गई जिसमें गवर्नर जनरल और परिषद, उसकी परिषद में 4 सदस्य थे। उसके बाद जैसे कि आपको पता होगा कि अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, जो कि थी पहली कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ईस्ट वो मद्रास प्रेसिडेंसी, जिससे ये दूसरे कंट्रीज में लेन देन किया करते थे। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में इन्होंने इस एक्ट के थ्रू ऐसी सरकार बनाई जिसमें एक गवर्नर जनरल था और उसकी परिषद में 4 सदस्य थे। ठीक है। और उसके बाद 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे उस समय में, और अन्य 3 न्यायाधीश थे जिनके नाम है चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइड। इसमें यह है कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश था और उसके 3 अन्य न्यायाधीश थे।
उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि कंपनी के जो कर्मचारी होते थे वो निजी व्यापार करते थे, अपना अलग से व्यापार करते थे और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत के तौर पर रिश्वत लेते थे। तो इन सभी चीजों पर इस एक्ट के बाद प्रतिबंध लगा दिया था। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखा गया और भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। मतलब कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे इस टाइम पे कंपनी इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया कि कंपनी पर नियंत्रण रखना है आपको, और उनको ये भी आवश्यक कर दिया गया कि अब आपको जो भारत में राजस्व है, नागरिक है, सैन्य मामला है, इन सब की जानकारी अब ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। उसके बाद आया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट इससे पहले आया था जिसमें कुछ कमियां रह गई थी, इसको दूर करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था, जिसके अंदर कलकत्ता की जो सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया। इसके अंदर क्या हुआ, जो कलकत्ता की सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो भी विधि थे, जो भी कानून वानून बनाने थे, उनका अधिकार किसको मिल गया था, कलकत्ता की सरकार को। उसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में दोहरे प्रशासन चलने लग गया था। इसका मतलब ये होता है कि दो प्रशासन होते हैं, आधा काम इधर और आधा काम उधर होता है। आधा आधा एक एक- दो दो आधा आधा काम बांट देते थे। जैसे इसमें बांट रखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक मामलों के लिए इनको रखा गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को राजनीतिक मामलों के लिए। उसके बाद आया 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस एक्ट के द्वारा नियंत्रण के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। मतलब इस एक्ट में कैसे हैं और जो कर्मचारी है उनका जो वेतन और जो भी अदर अदर टाइप के जो भी खर्चे थे उन सबको देने की व्यवस्था किस में से की गई, भारतीय राजस्व में से। जो भारत में जो इकट्ठा होता था ना पैसे, उसमें से देने का व्यवस्था किया गया इनमें इस एक्ट के थ्रू। फिर उसके बाद आया 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या था, कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कंपनी हमारे इंडिया पर 20 साल के लिए और अधिकार कर सके, ये इस एक्ट के तहत हो गया था। उसके बाद कंपनी के भारत से व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया था। लेकिन भारत के साथ व्यापार कर रही थी उस अधिकार मतलब ये इस वर्ड का यूज क्यों किया गया, क्योंकि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको सिर्फ एक अधिकार था कि वो हमारे इंडिया पर राज कर सके और कोई राज नहीं कर सकता था उस टाइम पे। तो इसलिए वो भी एक अधिकार जो था वो इस एक्ट के थ्रू छीन लिया गया। लेकिन जो चीन के साथ व्यापार थे और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार थे, उनके संबंध में इनके संबंध को 20 सालों के लिए और 20 साल तक प्राप्त रहा इनके पास ये अधिकार, चीन और पूर्वी देशों के साथ व्यापार का। कुछ सीमाओं के साथ सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, सो मैं ठीक कर दूंगी इसको। कुछ सीमाओं के साथ सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। मतलब कि कुछ सीमाएं, कुछ ऐसे मीन्स जैसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बाद कुछ कुछ रूल्स के बाद सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। उसके बाद आया 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1813 के अधिनियम एक्ट आया था, इसके द्वारा जो भारत में है ईसाई पादरियों को आने की अनुमति मिल गई। सो इस वीडियो में मैंने इतनी चीजें पढ़ाई आपको। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम एक्ट्स के बारे में और जो एक्ट्स आए थे ब्रिटिश के द्वारा लाए गए थे उन एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो